इविडियंट क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज समान अध्ययन का सेट 11 लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। इस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सा जानकारियाँ आपको मिलेगी। आपका कोशिश होना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप पहले खुद से कोशिश करें, उसके बाद आंसर देखें। और मैं जो भी क्वेश्चन बोलता हूं उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये सेट आपका बीपीएससी, जेपीएससी, झारखंड एसएससी, इंडियन रेलवे, बिहार एसएससी, सीजीएल के अतिरिक्त बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके पहले स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है, थोड़ा इसको सुनिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो अपने आप में एक दृढ़ संकल्प रखिए, एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि जब तक मैं टारगेट तक नहीं, जो मेरा लक्ष्य है, जो लक्ष्य को मैंने निर्धारित नहीं किया है, उस लक्ष्य तक जब तक मैं पहुंच नहीं जाऊं तब तक मैं मेहनत करते रहूं। जितना हो सके उतना मैं मेहनत करूं। जगना है, ये नहीं कि सोना नहीं है, एकदम जागना है, उठना है और रुकना नहीं है, चलना है। लॉकडाउन में भी ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, अभी भी पढ़ना है, जम के पढ़ना है। उस वक्त तक पढ़ना है जब तक आपके कदम सफलता चूम न ले। इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए, मेहनत में विश्वास कीजिए और एक शिक्षा ही है जो आपको सब दिन आपका साथ देगा। समाज में जो आपका इज्जत है, ये शिक्षा ही आपको दिलवाएगा। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह इज्जत होता है, इसलिए शिक्षित बनिए, पढ़िए और जब भी समय मिले तो दूसरे को भी शिक्षित करने का प्रयास कीजिए, दूसरे को भी शिक्षित कीजिए। और अपने आसपास में जितना भी नकारात्मक विचार वाले लोग हैं उनसे दूर रहा कीजिए। सकारात्मक विचार वाले लोगों से मिलिए, नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहा कीजिए। तब आते हैं आज का क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये 1969 ईस्वी को किया गया। परंतु अभी क्या हुआ, 2020 में 1 अप्रैल 2020 से भारत में पुनः जो टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है ये मात्र 12 हो गई। बहुत से बैंकों का विलय हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब रहेगा तो इसका जो आंसर रहेगा आपका 1969 में ही इसरो का स्थापना हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे और अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं के शिवन है। यह वीडियो मैं मई 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और विशेष जो भी नोट होता है आपका 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया या फिर जो भी हाई वैल्यू का नोट रहता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके भी गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं। इसके गवर्नर भी कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसके शतवार्षिक को संबोधित करता है? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो गाड़ी का नाम संबोधित है आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से लिया गया है। इनके जन्म जब 100 वर्ष हो गया था तब लिया गया। प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस 1988 ईस्वी में चलाई गई। कब? 1988 ईस्वी में चलाई गई। पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी अवसर पर 1988 ईस्वी में इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। कब उद्घाटन किया? 1988 ईस्वी में शताब्दी एक्सप्रेस पहली बार भारत में चला। आरंभ में यह ट्रेन नई दिल्ली से झांसी तक चलाई गई। कहाँ से? नई दिल्ली से झांसी तक चलाई गई, परंतु बाद में इसे भोपाल तक चलाया गया। ठीक है, बाद में इसे भोपाल तक चलाया गया। इसमें रबी फसल कौन नहीं है? रबी फसल पहले जान लीजिए किसको बोलते हैं, रबी फसल किसे बोलते हैं ये पहले जान लीजिए। रबी फसल का तात्पर्य है कृषि फसलों से जो शीत ऋतु में बोया जाए, वैसा फसल जो शीत ऋतु में बोया जाए और बसंत ऋतु में जिसे काट लिया जाए उसे हम रबी फसल कहते हैं। इसका उदाहरण है जो गेहूँ है,
चना है, मटर, सरसों, जौ, अलसी, ये सब इसका उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इसमें इसमें कौन कौन इसका उदाहरण है, आपका राई भी हो जाएगा, सरसों, गेहूं और चना इसका उदाहरण हो जाएगा। तब इसमें रबी फसल कौन नहीं है, चावल। तो चावल कौन सा फसल है, तो चावल एक खरीफ फसल है। क्या है, चावल एक खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती है। कब बोई जाती है, वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, कौन सा नेशनल हाईवे है जिसके द्वारा कलकत्ता और दिल्ली जुड़े हुए हैं, तो ये आपका नेशनल हाईवे 2 है। कौन है, नेशनल हाईवे 2। और जीटी रोड की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 2 और 1 को जब हम जोड़ देंगे तो जीटी रोड का निर्माण हो जाएगा। कौन सा रोड हो जाएगा, जब नेशनल हाईवे 1 नेशनल हाईवे 2 को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा जीटी रोड, जिसे बनाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। किसे जाता है, शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन है, तो भारत का सबसे सूखा भाग है आपका पश्चिमी राजस्थान। कौन सा भाग है, पश्चिमी राजस्थान, जो भारत का सबसे सूखा भाग है। इसके बारे में भी जान लीजिए, भारत में पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर सबसे सूखा क्षेत्र है, जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं से अत्यधिक दूरी और अत्यधिक दबाव वाले उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ वर्षा सबसे कम होती है। कहाँ, जैसलमेर, यानी कि पश्चिमी राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो मुंबई हाई जो संबंधित है आपका पेट्रोलियम से है। किससे है, पेट्रोलियम से है। मुंबई हाई मुंबई समुद्र तट से लगभग 75 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक तेल क्षेत्र है जो समुद्र से 162 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी द्वारा इसका संचालन किया जाता है। किसके द्वारा संचालित होता है मुंबई हाई, ओएनजीसी। किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत के दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई, तो भारत में जो था आपका दार्शनिक मुद्रा प्रणाली ये जो शुरू हुआ 1957 में। कब, 1957 में हुआ, 1957 में आपका शुरू हुआ। 1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने रुपया, आना और पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में परिवर्तित कर दिया। 1957 और 1964 ईस्वी के बीच में ढाले गए रुपयों में अंतर करने के लिए नया पैसा यानी कि न्यू पैसा शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, विनिमय मूल्य है, किसका है, किस वस्तु का आपका सिर्फ और सिर्फ विनिमय मूल्य है, तो ये है आपका हीरा का। किसका है, हीरा। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के पिता भी कहलाते हैं, के अनुसार यद्यपि विनिमय यानी कि आदान प्रदान की दृष्टि से जल का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उपयोग की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण संसाधन है। जबकि हीरा उपयोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से यह अधिक मूल्यवान है। इसे मूल्य का विरोधाभास नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विरोधाभास नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर इस मान्यता पर आधारित है कि केवल भौतिक वस्तुएं मूल्यवान होती है और सभी मूल्यों का स्रोत श्रम होता है। ठीक है, हीरा का क्या यूज है, हीरा का कुछ यूज नहीं है, लेकिन पानी का बहुत यूज है। परंतु ये विरोधाभास है, ऐसा मानना था एडम स्मिथ का। तो केवल विनिमय मूल्य जो है ये आपका हीरा से संबंधित है। चलिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, तो कितना क्षेत्र आपका वन भूमि है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो आपका हो गया 23%। कितना परसेंट है, 23%। यानी कि इसमें थोड़ा सा सुन लीजिए क्या इसमें बोल रहा है। वन क्षेत्र से तात्पर्य प्राकृतिक वन क्षेत्र या रोपे गए वन क्षेत्र से है, जिसमें पेड़ों की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर हो, चाहे वह क्षेत्र उत्पादक है या नहीं। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षारोपण के अलावा कृषि उत्पादन संबंधी कार्य नहीं किए जाते हैं। तो भारत में आपका 23% जो है वो वन क्षेत्र है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था, तो किसको प्राथमिकता दिया गया था, ये दिया गया था आपका भारी उद्योग को। किसे दिया गया था, भारी उद्योग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य के एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार आपका है उच्च न्यायालय को। किसे है ये अधिकार? आपका है उच्च न्यायालय को। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। भारतीय संविधान में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 80 क तथा अनुच्छेद 329 के बी यानी कि ब के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव याचिका सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 1966 यानी कि 47वां संशोधन में दिए गए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। संघ यानी कि संघीय सूची में कितने मद है? तो अभी वर्तमान में संघीय सूची में कुल मदों की संख्या जो आपका है 97 है। कितना है? 97 है। संघ सूची यानी कि सूची 1 में 100 विषय शामिल हैं, यद्यपि अंतिम विषय की संख्या 97 है। भारतीय संविधान में भाग 11 में यह सूची दी गई है। कब किस भाग में यह सूची दिया गया है? तो भाग 11 में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। 3 प्रकार का सूची होता है। संघ सूची जिस पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है, राज्य सूची जिस पे अधिकार राज्य सरकार का होता है, समवर्ती सूची जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अगर किसी चीज पे अगर केंद्र कानून बना दिया तो केंद्र का कानून ही मान्य हो जाता है। ठीक है, अब आइए। तो 100 विषयों की सूची में से एक विषय ऐसा है जिसे उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो अभी वर्तमान में जो टोटल सूची की संख्या है आपका 97 है, 97 है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो आपका 6 महीना का मैक्सिमम समय अंतराल होना चाहिए। कितना? 6 महीना का। साल में 3 बार सत्र होता है, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और मानसून सत्र। तो ये साल में आपका कम से कम 3 सत्र होता है। 2 सत्र के बीच मैक्सिमम जो समयावधि होना चाहिए वो कितना मंथ का होना चाहिए? तो वो आपका 6 मंथ का होना चाहिए। कितना मंथ का? 6 मंथ का होना चाहिए। संविधान के मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया? संविधान को मूल कर्तव्य को आपका 1976 में शामिल किया गया। संविधान और ये भी 42वां संविधान संशोधन जो जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों की सूची को जोड़ा गया। किसमें? 51 क में 10 गो मूल कर्तव्य की सूची को जोड़ा गया। अच्छा, ये सिफारिश जो किए थे उनका नाम था सरदार सोन सिंह कमेटी, जो बोले थे कि मूल कर्तव्य भी जोड़ा जाए भारतीय संविधान में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये कहाँ से लाया गया है? तो ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया। कहाँ? रूस के संविधान से मूल कर्तव्य के बारे में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अब मूल अधिकार कहाँ सा है? मूल अधिकार का जो अधिकार है ये है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। चलिए, देश में छोटे किसानों की परिभाषा क्या है? कौन सा किसान छोटे किसान कहलाएंगे? कितना खेत जोतने वाले किसान छोटे किसान कहलाएंगे? इसका जवाब आपको तुरंत देना है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर वाले, जो 1 से 2 हेक्टेयर जो भूमि जोतते हैं जो किसान, वो छोटे किसान कहलाएंगे। यानी कि भारत में छोटे किसानों से तात्पर्य है वैसे कि किसान या स्वामी या पट्टेदार या साझेदार के रूप में जो 2 हेक्टेयर यानी कि 2.5 से 5 एकड़ भूमि पर खेती कर सकता है। सीमांत किसान से तात्पर्य है ऐसे किसान से जो अधिकतम 1 हेक्टेयर की भूमि पर खेती करते हैं। सीमांत किसान क्या किसे बोलेंगे? जो मैक्सिमम 1 हेक्टेयर की भूमि पर खेती करेंगे और 1 से 2 हेक्टेयर भूमि पर जो खेती करेंगे उसे हम बोलेंगे छोटे किसान। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो अब वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना हो गया है? 12। कितना हो गया? भारत में वर्तमान में टोटल जो राष्ट्रीयकृत बैंक है इसकी संख्या 12 हो गया। अभी हाल ही में 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बना दिया गया है। कितना? 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बना दिया गया। अच्छा, इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो के लास्ट में बताएंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में जरूर बताएंगे। 1854 से 1856 के बीच क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया? रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया क्रीमिया का युद्ध, जो पेरिस के समझौता के बाद ही ये युद्ध समाप्त हुआ था।
क्रीमिया युद्ध अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 के बीच पूर्वी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मुख्य रूप से रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन तुर्की और सार्डिनिया के मध्य क्रीमिया प्रायद्वीप पर लड़ा गया। ओटोमन साम्राज्य पर शासित इस पवित्र क्षेत्र में युद्ध का तत्कालीन कारण ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित था। किसका था? ईसाई के अधिकार से संबंधित था, इसीलिए क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो लास्ट सफर जो है वो किसका कृति है? इसका आंसर आपको बताना है, लियोनार्डो दा विंसी का। किसका है? लियोनार्डो दा विंसी का। द लास्ट सफर 15वीं शताब्दी के अंत में लियोनार्डो दा विंसी द्वारा दीवार पर बनाया गया एक चित्र है। इस चित्र में भगवान ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन करते हुए दिखाए गए हैं। इस कथन का सत्यापन जॉन के उपदेश में भी पाया गया है। किसके उपदेश में? जॉन के उपदेश में भी पाया गया है। ब्राह्मीर कौन थे? तो एक कौन थे आपको बताना है। ये विक्रमादित्य के दरबार में विक्रमादित्य के दरबार में एक खगोलविद, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। खगोलविद, गणितज्ञ एवं एक ज्योतिषी थे। किसके दरबार में? तो ये थे विक्रमादित्य के दरबार में, जिसमें 9 रत्न में एक रत्न ये भी थे। अब आइए क्वेश्चन, स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? आपको इसका जवाब देना है। इसका जवाब आपको देना है। तो ये अपने से बात करने वाला कहलाता है स्वगत भाषी। क्या कहलाता है? स्वगत भाषी। ठीक है। स्वगत कथन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पात्र से है जो मंच पर अपने आप से ऊंचे स्वर में बात करता हो। यह किसी आवाज की अपेक्षा करता है, यह भूल जाने का अभिनय करता है। यह प्रायः ऐसे पात्र का प्रयोग नाटक में पात्र के आंतरिक विचारों को व्यक्त करने के लिए करता है। ठीक है। पात्र में आंतरिक विचारों को व्यक्त करने के लिए जो स्वयं से ही बात करता है उसे हम बोलेंगे स्वयं। ठीक है। अब आते हैं 22 विभ्रंश घाटी के बारे में। विभ्रंश घाटी के बारे में आपको बताना। पहले इसके बारे में समझ लीजिए क्या है विभ्रंश घाटी। तो विभ्रंश घाटी जो है आपका, यानी कि इसको बोलते हैं रिफ वैली, एक रेखीय आकृति को निम्न भूमि है। एक रेखीय आकृति को निम्न भूमि है जो भौगोलिक कारण से भ्रंश यानी कि दरार के रूप में कई पर्वत श्रेणियों और उच्च भूमि के मध्य में स्थित है और उच्च भूमि के मध्य में स्थित होता है। पृथ्वी पर भूपटपट्टी के धंस जाने या समानता दरार पड़ जाने के कारण इसका निर्माण होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, दो भ्रंतों के बीच का जो भूमि रहता है उसे हम बोलते हैं विभ्रंत घाटी, यानी कि रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे उसे? रिफ्ट वैली। इसका जवाब आपको देना है। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी झील है? तो इसका जवाब आपको देना है। इस झील का नाम है नासेर। क्या नाम है? इस झील का नाम नासेर है। मिस्र में, यानी कि जिसकी राजधानी काहिरा है, मिस्र में 1958 और 1971 ईस्वी में मध्य नील पर असवान हाई डैम के निर्माण के दौरान नासेर झील का निर्माण किया गया। कौन सा? असवान हाई डैम। देखिए, ये असवान हाई डैम के निर्माण के समय ही आपका नासेर झील का निर्माण किया गया। यह विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्या है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नासेर झील ने मिस्र के मछली उद्योग के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में आपके न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 34। पहले 31 था, बट अभी जो तीन और न्यायाधीश बढ़ गए हैं, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या जो हो गई है 34। और भारत के जो भी वर्तमान यानी कि 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबडे। और 46वें जो आपके चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनयन किया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों का मनोनयन कर सकते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों का मनोनयन होता है और लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों का मनोनयन होता है। अगर आप पूछ दिया जाए राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं कि निम्न सदन, तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। निम्न सदन लोकसभा को इसलिए बोलते हैं कि इसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो आपका है 250 और लोकसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है आपका 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का यानी कि 552। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ फैला था, तो अशांति इसके शासनकाल में फैल गया था तक्षशिला में, जिसे कि शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान सिंध प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक्षशिला में गड़बड़ी फैल गई। उसने विद्रोह कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। तक्षशिला के गवर्नर सुसीमा के कुप्रबंधन और इंडो ग्रीक उपस्थिति के कारण तक्षशिला में अस्थिरता का माहौल बन गया। हालांकि अशोक जब गया था तक्षशिला तो उस एरिया के उस क्षेत्र के जो लोग थे उससे अशोक से काफ़ी प्रभावित हुए और जो भी अशांति था वो शांत हो गया था। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कि हो जाएगा पार्श्विक अपवर्तन यानी कि भूक्षरण। क्या हो जाएगा? भूक्षरण यानी कि पार्श्विक यानी कि तिरछा मृदा अपवर्तन नदी घाटी को चौड़ा कर देता है, जबकि ऊर्ध्वाधर और नदी की ओर होने वाला मृदा अपवर्तन नदी घाटी को गहरा कर देता है। लगातार ऊर्ध्वाधर अपवर्तन के कारण नदी घाटी बढ़कर विस्तृत और उथली हो जाती है। सहायक घाटियों के विकास और घाटी के ढालों की अपक्षय होने के कारण भी नदी घाटी अपरदित हो जाती है। ठीक है, तो इसका चौड़ा होने का क्या कारण है? चौड़ा होने का किसी नदी घाटी का कारण है पार्श्विक अपवर्तन यानी कि भूक्षरण। अब यहाँ पर आपको बताना है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो आपका है सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। और कंचनजंगा चोटी भी जो है वो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। केटू के बाद भारत में सबसे ऊंची चोटी जो आपका कंचनजंगा ही है, लेकिन अभी केटू पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में पड़ता है, इसीलिए हम लोग कंचनजंगा को सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हैं। चलिए, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में अवस्थित है, तो नंदा देवी जो आपका अवस्थित है ये आपका कहाँ है? ये उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ जान लीजिए। नंदा देवी नेशनल पार्क यानी कि रिजर्व जीव मंडल रिजर्व उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी के चारों ओर स्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। इसके निकट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की स्थापना की गई। किसका स्थापना किया? आपका नंदा देवी नेशनल पार्क के बगल में ही तो वैली ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो भी उत्तराखंड में है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। किसे? विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। अब इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताते हैं, कंचनजंगा के बारे में भी जान लीजिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में अवस्थित है। संसार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जिसकी कुल ऊंचाई 8,586 मीटर कंचनजंगा पर्वत के नाम पर इस पार्क का नामकरण कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। यह पार्क कस्तूरी मृग और हिमालयन बकरों के लिए प्रसिद्ध है। किसका किस्सा? कस्तूरी मृग और हिमालयन बकरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस मरु क्षेत्र में मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है, तो यह इसका आंसर आपको बताना है कि किस मृदा क्षेत्र में आपको इसका अपवर्तन को रोका जा सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर है कि पेड़ लगाकर या वन रोपण करके हम लोग भू क्षेत्र में मृदा अपवर्तन को रोक सकते हैं। यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मृदा अपवर्तन वन रोपण के द्वारा ही रोका जा सकता है। मरुस्थलीकरण पर रोक लगाई जा सकती है। पेड़ और पौधे अपनी जड़ों के द्वारा मृदा को बांध लेते हैं और मृदा का अपवर्तन होने नहीं देते हैं। सूक्ष्म कृषि तथा पशुपालन और
चारे तथा ईंधन के लिए पौधे लगाकर भी मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि मरुस्थल क्षेत्र में मृदा के अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो पेड़ पौधे और वन रोपण के द्वारा। ठीक है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई, तो इसका जो श्रेय जाता है आपका डिगबोई, जो कि असम में है। कहाँ है? असम में। भारत में असम के टिकसुनिया जिले में स्थित डिगबोई तेल परिशोधन यंत्र न केवल भारत का बल्कि एशिया में भी सबसे पुराना तेल यंत्र ऑयल रिफाइनरी है। भारत में पहली वाणिज्य तेल संयंत्र सफलतापूर्वक 1889 ईस्वी में स्थापित की गई। भारत में पहला आधुनिक तेल संयंत्र असम ऑयल कंपनी द्वारा सितंबर 1901 में स्थापित की गई। तो आपका पहला जो तेल ऑयल मतलब कि ऑयल रिफाइनरी जो है आपका डिगबोई है। कौन है? डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। मशीन टूल किसका उदाहरण है? मशीन टूल जो एक उदाहरण है आपका पूंजीगत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मशीन टूल जो उदाहरण है पूंजीगत का उदाहरण है। गंधार कला शैली क्या थी? गंधार कला शैली के बारे में आपको बताना है कि क्या थी गंधार कला शैली। ये जो शैली थी गंधार कला, ये मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली थी। क्या थी? मूर्ति कला के भारतीय और यूनानी शैली थी आपकी गंधार कला शैली। क्वेश्चन नंबर 32 है। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको गंधार शैली के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं यहीं पे। देखिए, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गंधार शैली कहा जाता है, यूनानी कला से। ठीक है। यह विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा धार्मिक प्रस्तुत मूर्ति कला शैली है, जिसका उदय कनिष्ठ प्रथम के समय हुआ। किसके समय में हुआ? आपका गंधार शैली का आगाज तो ये था कनिष्ठ के समय में। किसके समय में हुआ था? कनिष्ठ के समय में हुआ था गंधार कला का शुरुआत। अब देखिए, इसके बाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है। तक्षशिला, कपिश, पुष्कलावती, बामियान आदि इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं। इसमें स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर या काले स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो स्वात घाटी के भूरे रंग के पत्थर या फिर काली स्लेटी पत्थर का प्रयोग करते हैं मूर्ति के निर्माण में। इस कला का चरम विकास कुषाण वंश में ही हुआ था। कनिष्ठ भी कुषाण वंश का ही शासक था। गंधार कला को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला बोलते हैं प्रारंभिक गंधार कला और उसके बाद बोलते हैं परवर्ती गंधार कला। प्रारंभिक गंधार कला का मतलब क्या हुआ कि मूर्तियां का निर्माण मिट्टी, चूना, भित्ति स्तंभ एवं प्लास्टर का उपयोग करके किया जाता था। शुरुआत में जो मूर्ति का निर्माण किया जाता था मिट्टी, चूना, भित्ति स्तंभ यानी कि प्लास्टर वगैरह का उपयोग करके किया जाता था। परंतु परवर्ती गंधार कला के शैली में पत्थर का प्रयोग होने लगा, यानी कि पाषाण का भी प्रयोग होने लगा। प्रचुर मात्रा में उसका प्रयोग होना शुरू हो गया था। इस शैली पर विदेशी प्रभाव की स्पष्ट दृष्टि गोचर, यानी कि विदेश से ये लाया गया है, स्पष्ट रूप से दिखता है। इस शैली में गंधार कला की निम्नलिखित विशेषताएं भी देखी जाती है। चलिए भी जान लिया क्या क्या विशेषताएं हैं। मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों का सूक्ष्म आकलन, बहुत ही बारीकी से आकलन किया जाता है मानव शरीर के मांसपेशियों का। शरीर पर पारदर्शक वस्त्रों का सिलबट्टों के साथ प्रयोग करना, शरीर के ऊपर जो वस्त्र रहता है वो पारदर्शक रहता है। और तीसरा है अनुपम नक्काशी, यानी कि जो भी नक्काशी होती है मतलब कि जो भी उस पर काम किया जाता है बहुत ही बेहतरीन कारीगरों के द्वारा किया जाता है। बारीक से बारीक के चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। अगला चीज़ इसमें जान लीजिए, गंधार कला में बुद्ध की मूर्ति को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है कि ये यूनानियों के सौर्य देवता अपोलो की अनुकृति लगती है। कौन? यूनानी लोग का जो सौंदर्य देवता, सौर हम बोल दिए थे, यूनानी के जो सौंदर्य देवता हैं जिनका नाम क्या है? अपोलो, उसी का हूबहू छाया लगता है। इसमें बुद्ध को प्राय घुंघरैले बाल, मोछ, ललाट पर अन्न, सिर के पीछे प्रभामंडल, वस्त्र सलबट युक्त और चप्पल पहने हुए दर्शाया गया है। इस कला में प्रयुक्त चिड़िया की पूछे जैसी परतें रोम में हैड्रियन काल की हेलेनिस्टिक शैली के अनुकूल मानी जाती है। इस शैली
की मूर्तियां में भव्यता है, यद्यपि इससे भारतीय कला पर यूनानी और हेलेनिस्ट प्रभाव पड़ने की बात स्पष्ट दिखती है। तथापि अपने इसी स्वरूप के कारण यह भारतीय कला की मुख्य धारा से पृथक रही तथा इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर प्रदेश देशों तक ही सीमित रहा। आगे भी जान लीजिए। बौद्ध मूर्ति के अतिरिक्त गंधार शैली की कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिलती है। इसमें देवी रोमा की मूर्तियां विशेष है। किनकी मूर्तियां विशेष है? तो देवी रोमा की। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में पांचिक, हारिति, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य आदि का भी चित्रण इस कला में किया गया है। अच्छा, अब आते हैं, इसके अलावा आपको बैंक के बारे में जानकारी दे रहे थे, वो भी आप जान लीजिए, देख लीजिए। अभी हाल ही में जो बैंक मिला है, 10 बैंक का आपका मर्जर हुआ और 4 बैंक बना है। तो कौन कौन सा बैंक किसके किसके साथ मिला है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज होकर पंजाब नेशनल बैंक बना, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक तीनों मिल के क्या बन गया? पंजाब नेशनल बैंक बना। ठीक है, क्या बन गया? पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन सा बैंक का विलय हुआ? ओरिएंटल बैंक, ओबीसी और यूबीआई, यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सिंडिकेट बैंक का जो विलय हुआ आपका केनरा बैंक में हुआ, जिसको सीएस से याद कर लीजिए, सीएस सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक। इस तरीके से कुछ भी ट्रिक करके आपको याद कर लेना है। ठीक है। और तीसरा बैंक का जो विलय हुआ, आंध्रा बैंक का जो विलय हुआ कॉरपोरेशन बैंक में हो, किसमें? कॉरपोरेशन बैंक में इसका विलय हुआ। और इसके साथ ही नहीं, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जो विलय हुआ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंक यहाँ भी मिलके बना एक बैंक। ठीक है, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक, तीनों बैंक मिलके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिल गया। और लास्ट में आपका इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक में मिल गया। ठीक है। अब फिर से एक बार इसको समझा दे रहे हैं, तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किसमें मर्ज हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया। सिंडिकेट बैंक किसमें मर्ज हो गया? केनरा बैंक में मर्ज हो गया। आंध्रा बैंक किसमें मर्ज हो गया? तो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया। इलाहाबाद बैंक किसमें मर्ज हो गया? तो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। अब आइए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कुछ चीज़ और जान लीजिए। तो कितना बैंक मिला? 10 बैंक मिलकर कितना बैंक बन गया? 4 बैंक बन गया। अभी वर्तमान में कितने पीएसयू यानी कि नेशनलाइज बैंक है? तो नेशनलाइज बैंकों की संख्या 12 है। कौन कौन से, वो भी आप जान लीजिए। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, ओरिएंटल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन बैंक है और यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। कौन कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक। देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब और सिंध बैंक में, दोनों अलग अलग है। इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतना बैंक अभी बचा हुआ है। टोटल 12 नेशनलाइज बैंक अभी है हमारे देश में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। कितने पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। इसके अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गवान कहाँ के राज में एक वजीर एवं वकील थे? तो ये थे बहमनी के राज में। कहाँ के राज में थे? वहाँ के राज में आपका प्रधानमंत्री भी थे, वकील भी थे। ठीक है। तो देखिए, मोहम्मद गवान के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। इनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको लेकर आए हैं। मोहम्मद गवान यानी कि मोहम्मद गवान डेक्कन के बहमनी सल्तनत में प्रधानमंत्री थे। कहाँ थे? डेक्कन के बहमनी सल्तनत में प्रधानमंत्री थे। फरजा के गवन गांव से ख्वाज महमूद गिलानी इस्लामी धर्मशास्त्र, फारसी भाषा और गणित में अच्छी तरह से वाकिफ थे। एक कवि और प्रसिद्ध लेखक, गद्य लेखक थे। बाद में वह मोहम्मद शाह लश्करी के न्यायालय में मंत्री भी बने। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, बहुत ही मोहम्मद शाह बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए उनका बहुत इज्जत था, बहुत ही मान सम्मान था। ठीक है। तो एक इनके राज में थे, तो ये बहमनी के राज में थे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। गृहस्थिनियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक क्या है? तो मापने वाला जो सूचकांक है इसका नाम है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक है, कस्टमर इंडेक्स प्राइस ऐसी कुछ इसका नाम रहता है, सीपीआई। सीपीआई ना, कस्टमर इंडेक्स प्राइस, सीआईपी शायद होगा। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक इसको बोलते हैं। अल्पाधिकार में क्या होता है? अल्पाधिकार का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सा विक्रेता है। क्या है? बहुत सा विक्रेता। अल्पाधिकार के मतलब हुआ बहुत कुछ विक्रेता, यानी कि कुछ विक्रेता। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अल्पाधिकार का अर्थ है विक्रेताओं का अधिकार, अर्थात अल्प विक्रेताओं से होता है, जिसमें ओलिग का अर्थ विक्रेताधिकार होता है। क्या होता है? विक्रेताधिकार। तो इसमें इसका जो आंसर होगा कुछ विक्रेता। अल्पाधिकार का मतलब कुछ, इसका मतलब समझाते हैं, समझिए। मार्केट में अगर एक ही विक्रेता है तो मनमाना तरीका से किसी भी वस्तु का पैसा ले सकता है आपसे। मान लीजिए कोई पेन है, तो पेन क्या, मान लीजिए 10 रुपये का पेन, तो बोलेगा हम 15 रुपया लेंगे, तो आपको जरूरत है तो उससे लेना ही पड़ेगा। बट यही बहुत सा विक्रेता, 10-15 विक्रेता रहा, तो 10 रुपये का पेन हो सकता है वो आपको 9 रुपया में ही दे दे या फिर 10 रुपया में ही दे। तो क्या हो जा रहा है कि उसका जो एक दुकानदार का वो अधिकार सीमित रह जा रहा है, यानी कि मनमानी कुछ भी नहीं कर सकता है। जो अल्पाधिकार का मतलब हुआ कुछ विक्रेता। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो राष्ट्रीय का आकलन कैसे भारत में किया जाता है, ये चीज आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद और आय विधियों द्वारा। किसके द्वारा? उत्पाद और आय विधियों द्वारा। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक याद आया कि मैं जब लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें एक क्वेश्चन था कि मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, कितना होता है मनुष्य का ब्लड प्रेशर। तो उसमें जो ऑप्शन था ये 120/180 था और 80/120 भी था। तो मैं भूल बस 80/120 बोल दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg। क्या हो जाएगा? 120/80 mmHg। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो गया था, हालांकि मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन भी कर दिया था। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ गलत मुंह से निकल जाए तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बता दिया कीजिए कि आपसे गलत हो गया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार दूं या फिर वहीं पे कमेंट बॉक्स में भी उसको मेंशन कर दूं। किसी उत्पादक फर्म के अल्पकाल में नियत लागत होती है। क्या होती है? नियत लागत होती है किसी उत्पादन फर्म के अल्प, तो ये सदा अस्थिर होता है और नियत होता है। मैंने कि बहुत कम समय के लिए किसी फर्म का क्या इफेक्ट पड़ेगा नियत लागत में, तो सदा स्थिर और नियत रहेगा। ठीक है। फासिज्म विश्वास करता है किसमें? फासिज्म किसमें विश्वास करता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो एक दल की प्रणाली में, किसमें? एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। चीन में एक ही दल की सरकार है, अमेरिका में 2 दल की सरकार है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। भारत में बहुदलीय है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो आपका वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, सही बात है। संघ लोकसभा यूपीएससी भी संवैधानिक निकाय है, चुनाव आयोग 324 भी संवैधानिक के निकाय है। तो इसमें एसएससी जो है आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? इसका आंसर आपको बताना है, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो ये जो था डी अल्मीडा। कौन था? डी अल्मीडा। विलियम बेंटिंग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो विलियम बेंटिंग द्वारा कौन सा उपाय का नहीं लागू किया गया था? इसका जो आंसर है दास्ता का अंत। क्या है? दास्ता का अंत लागू नहीं किया गया था इनके द्वारा ठगु लोग को दमन भी किया गया था, सती प्रथा का अंत भी किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, और धर्म में परिवर्तन करने की भी स्वतंत्रता दी गई थी। यानी कि कोई हिंदू था अगर ईसाई धर्म अपनाता था तो पहले क्या बोला जाता था कि आपको धन से बेदखल, संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। परंतु विलियम बेंटिंग ने इस पर कानून बनाया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल से बता देते हैं। विलियम बेंटिंग के बारे में देखिए, बहुत ही महान गवर्नर थे, समझिए विलियम बेंटिंग के द्वारा जो भी प्रमुख सामाजिक कार्य किए गए हैं उसके बारे में टोटल चीज़ आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये उनका फोटो, विलियम बेंटिंग का ये फोटो है। ठीक है। अब आइए,
सुनिएगा, बेंटिंक ने समाजी सुधारों से अपने प्रमुख लक्ष्य शासितों को प्रसन्न करने की नीति के अनुसरण किया। उसने सामाजिक सुधारों को संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित संदर्भों में जाना जाता है। जो उसने क्या क्या काम किया विलियम बेंटिंक ने, उसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, सती प्रथा की समाप्ति की। पहले हिंदू धर्म में बहुत ही एक गंदा प्रथा था कि अगर किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को उसकी जलती हुई चिता के साथ लेटाया जाता था ताकि उसका भी मृत्यु हो जाए। तो इस जो प्रथा, गलत प्रथा है, उसका जो समाप्त करने का श्रेय जाता है आपका विलियम बेंटिंक को जाता है, जिन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया। एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा हुआ था कि सती प्रथा का अंत कब हुआ है, तो 1829 ईस्वी में इसका अंत कर दिया गया। तो किसने किया? तो विलियम बेंटिंक ने किया। किसके सहयोग से किया? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है ठगी का अंत। कि क्या है? ठगी का अंत। इसके बारे में भी जान लीजिए। विलियम बेंटिंक के समय भारत का गवर्नर, जब विलियम बेंटिंक जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आए, उस समय समाज ठगों के आतंक से पीड़ित था। ये ठगी का कार्य ही नहीं करते थे वरन अक्सर हत्या भी कर देते थे। बेंटिंक ने ठगों का अंत करने का निश्चय लिया। उसने कर्नल स्लीमैन को इसका दमन करने का दायित्व सौंपा। अब क्या करते हैं? कर्नल स्टीवमैन ने कठोरता के साथ इसका दमन किया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकता है कि ठगों का अंत किसके द्वारा किया गया? तो ठगों प्रथा का अंत जो किया गया विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। और जो कर्नल का नाम था, उनका था नाम कर्नल स्टीमैन। क्या नाम था? कर्नल स्टीमैन। अब तीसरा आया बाल हत्या का निषेध। पहले बच्चा लोग को बहुत हत्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था लड़की लोग को। तो भारतीय, अब यहाँ पर आइए क्या हो रहा है। भारतीय हिंदू समाज में कन्याओं की स्थिति, लड़की की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत खराब थी। राजपूत लोग स्वाभिमान के कारण और अन्य हिंदू दहेज प्रथा की कठिनाइयों के कारण कन्याओं का हत्या कर देते थे। जो राजपूत लोग थे बेटी लोग को मार देते थे कि बड़ा होकर ये कुछ कर जाए, उससे पहले ही बेटी को मार देते थे। और साथ ही हिंदू धर्म में जो दहेज प्रथा है अभी भी बहुत ही घिनौना प्रथा है। लोग अभी भी दहेज लेते हैं। इससे दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए, लोगों को इससे बाहर निकलना चाहिए। तो इसके साथ ही उन लोग क्या करते थे, इसके लिए दहेज ना देना पड़े तो कन्या लोग को, लड़की लोग को क्या कर देते थे? मार देते थे। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? तो बेंटिंक ने इस कुप्रथा का अंत करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने कानून भी बनाए, परंतु इस प्रथा का समूल विनाश नहीं कर पाया। विलियम बेंटिंक के द्वारा ये कानून पूर्णतः समाप्त, ये जो कुप्रथा था उसको पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका। और चौथा काम जो था मानव बलि देना। सोचिए, जैसे कुछ साल पहले तक तुम देखते थे गाय बैल, गाय बोल रहा हूँ, बकरी, खस्सी सबका बलि दिया जाता था। पहले मनुष्य, मानव का बलि दिया जाता था। भारत के कुछ भूभागों में इष्ट देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि दी जाती थी। जैसे मद्रास के क्षेत्र में, उड़ीसा के खोद जाति में, ये सब जगह पे मानव बलि दिया जाता था। उसके बाद है दास प्रथा का अंत। इसमें क्या था? पहले स्थिति लोगों का इतना खराब था कि लोग अपना ज़िंदगी जीने के लिए किसी का गुलामी सहने के लिए भी तैयार हो जाते थे। और वो जो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, उन्हें बांध कर रखते थे, कोरों से मारते थे, जो इच्छा होता था एज जानवर की तरह ही उनके साथ व्यवहार किया जाता था। 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा को निषेध घोषित कर दिया। अब आइए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विलियम बेंटिंक ने कहा कि मानवीय स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का प्रबल समर्थक थे। विलियम बेंटिंक क्या थे? मानवीय स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उसने स्पष्ट घोषणा की कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों का जो इच्छा है वो व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए विलियम बेंटिंक ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर भी बल दिया और 1935 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसमें प्रेस को स्वतंत्र कर दिया गया। क्या कर दिया? प्रेस को स्वतंत्र कर दिया गया।
अब आते हैं धर्म परिवर्तन की सुविधा। विलियम बेंटिक ने धर्म परिवर्तन की भी सुविधा दी, यानी कि जो हिंदू धर्म जैसा कि हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार जो व्यक्ति धर्म बदलता था उसे पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। इससे लोगों को ईसाई बनने में संकोच होता था। विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाया जिसके तहत उसने बोला कि अगर कोई ईसाई धर्म को भी अगर ग्रहण करता है तो उसे उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में किस सुधार उपायों को लागू नहीं किया गया? तो किया गया दासता का अंत, ये सुधार आंदोलन नहीं किया गया। चलिए अब आते हैं, अमेरिका ने स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम को उपनिवेशी लोगों के लिए प्रेरित किया था? किस काम को उपनिवेशी लोगों के लिए प्रेरित किया था? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो आंसर हो जाएगा समान बुद्धि। किसका? समान बुद्धि का इन्होंने प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? समान बुद्धि का प्रयोग करके अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन जो काम करने वाले उपनिवेश लोग थे उसे प्रेरित करने के लिए अपना दिमाग का यूज किया, समान बुद्धि का प्रयोग किया। तो कौन से वृक्ष जाति पर्णहरित वनस्पति की श्रेणी में नहीं आती है? तो पर्णहरित नहीं, पर्णपाती, क्या है? पर्णपाती वनस्पति के श्रेणी में जो नहीं आता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है आपका देवदार। कौन सा है? देवदार। देवदार जो है आपका पर्णपाती श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, देवदार के बारे में जान लीजिए थोड़ा। देखिए, ये आपका देवदार का वृक्ष है। ठीक है, जो देखिए कैसा है, शंकु का आकार का है। कैसा है? शंकु का आकार का है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर समझिए क्या लिखा है। देवदार एक सीधी तने तथा ऊंचा शंकुधारी पेड़ है। कैसा देवदार पेड़ है? शंकुधारी पेड़ है, जिसके पत्ते लंबे और कुछ गोलाई लिए होते हैं तथा जिसकी लकड़ी मजबूत किंतु हल्की और सुगंधित होती है। देवदार की लकड़ी जो होता है हल्का होता है और सुगंधित होता है। इनके शंकु का आकार सनोबर से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका मूल स्थान पश्चिम हिमालय के पर्वतों तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। यह इमारतों में काम में आती है। कहाँ आती है? देवदार का पौधा का लकड़ी कहाँ यूज करते हैं? देवदार के पेड़ के लकड़ी का यूज जो हम लोग करते हैं इमारत में करते हैं। कहाँ करते हैं? इमारत में। चलिए कुछ नाम और जान ही लीजिए, इसको भी जानिए। देखिए इसका वैज्ञानिक का नाम क्या है? सेड्रस डेडोड्रा। क्या नाम है? सेड्रस डेडोड्रा। इसका उच्च वर्ग जो है सरू है और संरक्षण की स्थिति जो है खतरे से बाहर है, ये खतरा में नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आइए, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन है? तो उत्कृष्ट मृदा जो आपका है वो आपका है जलोढ़। क्या नाम उसका है? जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे उत्कृष्ट मिट्टी है, सबसे उत्कृष्ट मिट्टी के रूप में है। अच्छा, इसके पहले इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि आपका देवदार एक सदाबहार वृक्ष है, एवरग्रीन वृक्ष है, ट्री है, जो ठंडे प्रांतों या क्षेत्रों में मिलता है, जबकि साल, सागौन और चंदन एक पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, चलिए अभी जो यहाँ पर तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा जलोढ़। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। थोड़ा सा मिट्टी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा लास्ट में बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली जल का खुला प्रवाह होने वाले चट्टानों को क्या कहते हैं? तो खुला प्रवाह जो जल के चट्टानों को उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर है जलभर या जलभृत। क्या कहते हैं? जलभर या जलभृत कहते हैं, जो कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने वाले चट्टानें कहलाती है, जिसको बोलते हैं जलभर। अच्छा अभी आ जाइए, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय
किस विधि के प्रश्न या जनता के विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है। ठीक है, तो ये किसे परामर्श देता है? उच्चतम न्यायालय। तो ये जो परामर्श देता है राष्ट्रपति को देता है। किसे? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उससे परामर्श मांग सकते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये निर्णय आपका लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। और धन विधेयक आपका लोकसभा में ही पेश किया जाता है, परंतु राज्यसभा के पास भेजा जाता है कि अगर कोई संशोधन करना हो या कुछ आपको सलाह देना हो तो आप दे सकते हैं, परंतु लोकसभा मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रख सकता है। कितना दिन तक? 14 दिन तक रख सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या निर्वाचन मंडल होता है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाता है संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, ध्यान रखिएगा, ये आपका निर्वाचित सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन विख्यात भारतीय के जन्मदिन का समकालीन नहीं है? ठीक है, तो बाल दिवस आपका हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर गांधी जयंती का जन्म है। शिक्षक दिवस जो आपका हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के साथ साथ भारत के द्वितीय राष्ट्रपति पद पर भी रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके साथ ही वो रूस में भारत के राजदूत भी थे। तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो देखिए क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह हर एक साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हर एक साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। 28 फरवरी ही क्यों? भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी जिन्हें सीवी रमन के नाम से भी जाना जाता है, ने 28 फरवरी सन 1928, देखिए 28 फरवरी 1928 याद रखिए, इसकी खोज की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया, लेकिन उन्होंने जो खोज किया था 28 फरवरी 1928 को ही खोज किया था, और ये उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में उनके नोबेल पुरस्कार जीते थे। किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और बच गया है, उस पर भी आ जाते हैं। चलिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम आपको बताना है। तो इसका मुद्रा का नाम आपका है रैंड। क्या नाम है? रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है। चलिए जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन उसको कर लेते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। क्या है? Na2CO3 10H2O। धोवन सोडा ये मुख्यतः सोडियम कार्बोनेट है या कार्बोनिक एसिड जो कि जल में घुलनशील है का सोडियम साल्ट है। इसका आणविक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। कठोर जल को मृदा बनाने के लिए कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कठोर जल हार्ड पानी रहता है उससे सॉफ्ट वाटर बनाने में इसका यूज होता है। यह जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आबंधनों के साथ अभिक्रिया करके अपमार्जक के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अन्य हाइड्रोक्लोरिक गैस का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम है आपका क्या नाम इसका? एक अन्य नाम है म्यूरिएटिल एसिड। क्या नाम है? म्यूरिएटिल एसिड। ठीक है, अरे किसका नाम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम आपका दूसरा नाम क्या है? तो है म्यूरिएटिल अम्ल। ठीक है, चलिए अब आपको मिट्टी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन और ये भी देख ही लेते हैं, तुरंत फटाफट देख लेते हैं। बीकन
प्रकाश के रूप में निष्क्रिय गैस कौन सा है? विकिरण प्रकाश के रूप में जो निष्क्रिय गैस है इसका नाम आपका है यानी कि नियोन, यानी इसका जो नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक नाम बताना है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम इसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, यानी कि NaSCO3। क्या नाम है इसका? NaHCO3। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नियोन के बारे में भी जान लीजिए, यानी के बारे में, ये भी नियोन के बारे में जान ले। नियोन गैस का प्रयोग बत्तियों और विज्ञापन पट्टों को चमकदार बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अधिक दूरी से ही नियोन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश देखा जा सकता है। नियोन प्रकाश में धुंध और कोहरे को भेदने की क्षमता रहती है। नियोन में क्या क्षमता है कि वो प्रकाश को और धुंध को भी भेद सकता है। जलयान, नौका और विमान का पथ प्रदर्शन हेतु सुरक्षा के लिए बीकन लाइट में भी नियोन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। तो बीकन लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नियोन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में है, जीवाणविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन से कोशिकाओं में नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। क्या नाम है? सूत्रकणिका। प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा जाए तो इसमें जो भी भाग समानांतर जोड़ा जाए वो किसके समतुल होगा? यानी कि पैरेलल में जब जोड़ा जाएगा, यानी कि इस तरीके से समझिए कि एक आपका रेसिस्टेंस इस तरीके से जोड़ा गया, एक रेसिस्टेंस इस तरीके से जोड़ा, यहाँ मान लीजिए 3 रेसिस्टेंस जोड़ा गया है, सबका 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो 3/3 इसका हो जाएगा, यानी कि R/N जो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/N जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 56 का, एक मिनट, रेसिस्टेंस है ना, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? सब n है तो N/R प्लस N/R इस तरीके से सब कैलकुलेट करिएगा, कहाँ तक n तक जाइएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा R/N² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/N² इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/N² इसका राइट आंसर हो जाएगा। राल यानी कि धुना किसका उत्पादक है? धुना जो उत्पादक आपका है किनोफेरस, यानी कि शंकुधारी पेड़ का, किसका? कोनीफेरस यानी कि शंकुधारी पेड़ का। नारियल का पानी क्या है? नारियल का पानी क्या है ये आपको बताना है। तो नारियल का जो पानी आपका है ये है विकृत तरल एंडोस्पर्म। क्या है? विकृत तरल एंडोस्पर्म को हम लोग नारियल का पानी बोलते हैं। अभी क्या है? बुलबिल्स किसमें पाया जाता है? बुलबिल्स किसमें पाया जाता है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो पाया जाता है आपका कायिक जनन, क्या किसका? कायिक जनन में पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। अच्छा, और क्वेश्चन, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होता है? मछली में क्या होता है? तो उसमें आवश्यक एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? आवश्यक एमिनो एसिड होता है। तना होता है, तना कैसा होता है? तना यानी कि स्तंभ प्राय, तो इसके बारे में आपको बताना है तना के बारे में। तो तना जो है धनात्मक प्रकाश अनुपाती होता है, यानी कि प्रकाश के तरफ ही तना भागता है, लेकिन जड़ ऋणात्मक होता है, जड़ जमीन के अंदर जाता है। शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या है? शब्द इनोलेशन शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ जो है, आपतन का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणों से। किससे है? आपतन का अर्थ है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणों से इसे वर्ग सेंटीमीटर पर मीटर की दर से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा द्वारा मापा जाता है। आपतन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन, टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? टेरा रोस्टा का एक शब्द है जिसका नाम है लाल भूभाग क्षेत्र। क्या है? लाल भूभाग क्षेत्र। चलिए 63 क्वेश्चन हो गया था। चलिए विज्ञान दिवस हो गया। चलिए अब थोड़ा मिट्टी के बारे में बता देता हूँ। मैंने 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। चलिए ये क्या है आप, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको, जो भी मिट्टी के बारे में है थोड़ा बच गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। लाल मिट्टी हो गया, ये सब जो होगा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए,
अगर पसंद नहीं आया हो तो शेयर भी नहीं करना, अगर पसंद आया हो तो लाइक के साथ साथ आपको शेयर भी करना है। डिसलाइक क्यों किए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अगर अभी तक आपने एविडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एविडेंट क्लासेस को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल जाएगा। अभी तक मैंने 10 पार्ट में इसको बना चुका हूँ, 10 सेट बना चुका हूँ। उस सेट को देखिए, ज़रूर देखिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही मुगल साम्राज्य संबंधित, दिल्ली सल्तनत के संबंधित बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप दीजिए। उसका भी लिंक मैं उसका लिंक मैं ऑलरेडी मैंने प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। साथ ही मैं सेशन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। जब भी समय मिले दूसरे को जरूर पढ़ाइए। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटे को प्यार। चलिए, थैंक यू।